कंट्रोल्स जो कि रिलेवेंट होते हैं ऑडिट के लिए। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एंटिटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशंस के बिटवीन में। ये प्रोवाइड करता है रीजनेबल अश्योरेंस अचीव करने के लिए एंटिटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशंस इन कंप्लायंस। हाउएवर लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव्स हाउएवर नॉट ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं एंड कंट्रोल्स भी रिलेवेंट नहीं होते ऑडिटर के असाइनमेंट्स के लिए। यानी सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल्स रिलेवेंट नहीं होते किसके लिए? ऑडिटर को रिस्क असेस करने के लिए। ऑडिटर अपना जजमेंट लगाता है कि कौन से कंट्रोल्स को वो चेक करेगा इंडिविजुअली या तो कॉम्बिनेशंस के अंदर विद द अदर्स। ऑडिट इसको वो जजमेंट कैसे लगाता है? नीचे दिए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो देखता है मटीरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, साइज़ क्या है एंटिटीज़ की, नेचर क्या है एंटिटीज़ के बिजनेस का जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, diversity and complexity of the entity's operations, legal regulatory requirements, circumstances and applicable component of the internal controls, nature complexity of the system, जो पार्ट बनेगी एंटिटीज़ के इंटरनल कंट्रोल्स का जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है यूज़ ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। क्या और कैसे स्पेसिफिक कंट्रोल्स इंडिविजुअली या तो कॉम्बिनेशंस अदर्स के साथ प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट कर पाएंगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को। कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशंस, कंट्रोल्स जो कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं एंटिटीज़ के द्वारा, वो रिलेवेंट होते हैं ऑडिट के लिए। अगर ऑडिटर इंटेंट करता है कि वो उसको यूज कर रहा है डिज़ाइन एंड परफॉर्म करने के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को। एग्जांपल के तौर पे ऑडिटिंग रेवेन्यू को देखा जाता है अप्लाइड करते हुए स्टैंडर्ड प्राइस को जो कि रिकॉर्ड किया गया है सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पे। ऑडिटर कंसिडर करता है एक्यूरेसी को कि कितना प्राइस इंफॉर्मेशंस एक्यूरेट है, कंप्लीटनेस देखता है वो उसका, एक्यूरेसी देखता है सेल्स वॉल्यूम डेटा के अंदर। कंट्रोल्स जो रिलेवेंट होते हैं ऑपरेशंस के लिए एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो रिलेवेंट रहते हैं किसके लिए? ऑडिट के लिए। यानी ऐसे कंट्रोल्स जो ऑपरेशंस के अंदर लगते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लायंस करने के लिए लगते हैं, वो ऑडिटर के लिए रिलेवेंट रहते हैं। मतलब ऑडिटर उसको चेक करता है। इफ़ दे रिलेट्स टू द डेटा द ऑडिटर इवेल्युएट्स और यूजेस इन अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। जो भी डेटा है ऑडिटर उसको इवेल्युएट करता है और उसको यूज़ करता है ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाने के अंदर। इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द सेफगार्ड ऑफ द एसेट्स, इंटरनल कंट्रोल सेफगार्ड करते हैं एसेट्स को अनऑथोराइज एक्विजिशंस से या तो यूज से या तो डिस्पोजन से, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कंट्रोल्स दोनों के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स के लिए भी काम में आता है और ऑब्जेक्टिव्स एंटिटीज़ का अचीव करने के लिए भी काम में आता है। ऑडिटर कंसिडर करता है इन कंट्रोल्स को जो कि जनरली लिमिट करते हैं, जो कि रिलेवेंट होते हैं, रिलायबल कितने हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर से। मतलब ऑडिटर इसके ऊपर रिलाई करेगा जब उसको लगेगा कि ये रिलेवेंट है कंट्रोल्स एंड ये इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के समय पे। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक्सेस कंट्रोल मतलब ज़्यादा कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल मतलब कंट्रोल को एक्सेस करना है। एक्सेस मतलब कंट्रोल को परफॉर्म करना है। कैसे? पासवर्ड लगा के। यानी कोई भी बंदा पासवर्ड के बिना खोल नहीं सकता है कंप्यूटर्स को या किसी को भी डोर्स को या ऐसे को। ये लिमिट करता है एक्सेस टू द डेटा एंड द प्रोग्राम्स। मतलब डेटा और प्रोग्राम्स का लिमिट को एक्सेस करता है। मतलब जो भी बंदे के पास पासवर्ड है वही उसको देख पाएगा और वही उसको चला पाएगा। दैट प्रोसेस कैश डिस्बर्समेंट में रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। यानी कैश का डिस्बर्समेंट जो किया जाता है वो ज़रूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए कि कैसे कैश का डिस्बर्समेंट किया जा रहा है। सेफगार्ड करता है कंट्रोल्स को रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव्स सच एज द कंट्रोल्स टू प्रिवेंट द एक्सेसिव यूज़। यानी एक्सेसिव यूज़ को प्रिवेंट करता है
ऐसे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं जहाँ पर एक्सेसिव यूज ऑफ द मटेरियल्स प्रोडक्शंस के लिए के ऊपर कंट्रोल लगाया जाता है, यानी प्रोडक्शन करते समय ज़्यादा मटेरियल का एक्सेसिव यूज़ ना किया जाए जिससे वेस्टेज बचता है, ऐसे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। जनरली आर नॉट रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ये बहुत ज़रूरी नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग ऑडिट करते हैं उसके लिए। कंट्रोल्स जो रिलेवेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जो कि रिलेवेंट नहीं होते टू एन ऑडिटर, यानी एंटिटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो कंट्रोल लगाए जाते हैं, वो कोई ऑडिट के लिए ज़रूरी नहीं होते। एंटिटीज़ जनरली हैज़ द कंट्रोल, एंटिटीज़ के पास ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जिससे वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके उसको अचीव कर पाता है। ये रिलेवेंट नहीं होता है ऑडिट के लिए, इसके लिए इसको कंसिडर्ड भी नहीं किया जाता जब हम लोग ऑडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटिटीज़ रिलाई करती हैं सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के ऊपर, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स टू प्रोवाइड द एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव ऑपरेशंस, यानी एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव ऑपरेशंस के लिए जो भी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, लाइक एयरलाइन सिस्टम्स के अंदर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाए जाते हैं मेंटेन करने के लिए फ्लाइट शेड्यूल्स। तो ऑडिटर को वो उस फ्लाइट शेड्यूल से क्या लेना देना, ऑडिटर को तो जो कंट्रोल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगाए गए हैं उससे ही लेना देना होता है। बट ये कंट्रोल्स जो होते हैं ये ऑर्डिनरीली रिलेवेंट नहीं होते ऑडिट के लिए। ऑल्दो इंटरनल कंट्रोल सप्लाइड करता है एंटिटीज़ को या तो एनी ऑफ इट्स ऑपरेशन यूनिट्स या तो बिजनेस प्रोसेस को, एंड अंडरस्टैंड किया जाता है इंटरनल कंट्रोल्स को रिलेटिंग टू ईच ऑफ द एंटिटीज़ ऑपरेटिंग यूनिट्स एंड द बिजनेस प्रोसेस में नॉट रिलेवेंट टू द ऑडिट। मतलब ये सारे जो भी होते हैं कंट्रोल्स जो कि बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि रिलेवेंट हो ऑडिट के लिए भी। Statute may require the auditor to report on the compliance with the certain internal controls. स्टैच्यू मतलब लॉ बोलता है ऑडिटर को रिपोर्ट करने के लिए कंप्लायंस के ऊपर, सर्टेन इंटरनल कंट्रोल्स मतलब सर्टेन इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि कंप्लायंस हो रहा है ना, बरोबर से है ना कंट्रोल्स। सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के अंदर स्टैच्यू या तो रेगुलेशंस गवर्निंग एंटिटीज़ की रिक्वायर्ड करता है ऑडिटर को रिपोर्ट करने के लिए। मतलब यहाँ पर स्टैच्यू मतलब लॉ और रेगुलेशंस गवर्निंग मतलब आरबीआई सेबी, ये लोग क्या बोलते हैं ऑडिटर को कि आप रिपोर्ट कीजिए कंप्लायंस के ऊपर, कि कंप्लायंस मतलब कि प्रॉपर वर्किंग हो रहा है ना सर्टेन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स का ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। एज अ रिज़ल्ट ऑडिटर को रिव्यू करना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल्स को, जो कि ब्रॉडर है एंड मोर डिटेल्स है। मतलब जो भी एंटिटीज़ को अचीव करने के लिए भी कंट्रोल्स लगते हैं उनका भी उसको रिव्यू करना पड़ता है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेवेंट कंट्रोल्स, कितना नेचर और कितना एक्सटेंट तक हम लोग अंडरस्टैंड करनी है कंट्रोल्स को जो कि रिलेवेंट है। इवेल्युएट करना है डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल्स जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, मतलब देखना है क्या डिज़ाइन कंट्रोल की इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, कि हमको कंसिडर करना है कि जो कंट्रोल्स हैं इंडिविजुअल या तो इन कॉम्बिनेशंस विद द अदर कंट्रोल्स क्या वो कैपेबल हैं इफेक्टिवली प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इम्प्लीमेंटेशंस जो किया जा रहा है कंट्रोल्स का, मतलब कि जो कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं एंटिटीज़ जो उसको यूज कर रही है उसको भी उसका भी इम्प्लीमेंटेशंस प्रॉपर हो रहा है ना। असेसिंग द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द कंट्रोल्स, यानी देखना पड़ता है कि कैसे एंटिटीज़ कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है। डिज़ाइन कंट्रोल इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट, मतलब कैसे डिज़ाइन किया गया है कंट्रोल को उसको पहले हमको देखना पड़ेगा। इम्प्रॉपरली डिज़ाइन, अगर इम्प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है कंट्रोल्स को तो ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी, मतलब सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी हो सकती है कंट्रोल्स के अंदर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो ऑब्टेन करते हैं ऑडिट एविडेंस डिज़ाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए रिलेवेंट कंट्रोल्स, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाई जाती है ऑडिटर के द्वारा ताकि ऑडिटर ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस को। इसको डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए हमको नीचे दिए गए पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इंक्वायर करना पड़ता है एंटिटीज़ का पर्सनल, इन एंटिटीज़ के जो भी पर्सनस हैं एंटिटीज़ के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उनसे हमको इंक्वायरीज़ करनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्पेसिफिक कंट्रोल्स, ऑब्जर्व करना पड़ता है एप्लीकेशंस के कैसे लगाए जा रहे हैं, कैसे एप्लीकेशंस हो रही है स्पेसिफिक कंट्रोल्स की। इंस्पेक्शन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स का, ट्रैक करना पड़ता है ट्रांजेक्शन्स को कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो कि रिलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। इंक्वायर करना पड़ता है अलोन
इंक्वायरी अलोन, इंक्वायरी खुद से, इंक्वायरी सिर्फ इंक्वायरी, इंक्वायरी अलोन मतलब सिर्फ इंक्वायरी जो है वो हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं प्रोवाइड करती। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज कंट्रोल, ऑब्टेन करना है और अंडरस्टैंड करना है एंटिटीज़ का कंट्रोल, वो सफिशिएंट नहीं होता। हमको टेस्ट करना पड़ता है कि जो कंट्रोल्स हैं क्या वो ऑपरेट कर रहे हैं ना इफ़ेक्टिवली, इफ़ेक्टिवनेस देखनी पड़ती है कंट्रोल्स की। अनलेस जब तक ऑटोमेशंस प्रोवाइड नहीं किया जाता फॉर कंसिस्टेंस ऑपरेशंस ऑफ द कंट्रोल्स, यानी जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ऑटोमेशंस जो है मतलब पूरी चीज़ ऑटोमेटेड है, कहीं पर भी कुछ भी मैन्युअल नहीं है, तब तक हमको कंट्रोल्स को देखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि जो कंट्रोल्स है क्या वो इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस, जब इम्प्लीमेंटेशंस किया जा रहा है मैन्युअल कंट्रोल जब लगाए जा रहे हैं तब हम लोग ऑब्टेन करते हैं ऑडिट एविडेंस। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट प्रोवाइड, ये हमको प्रोवाइड नहीं करता है ऑडिट एविडेंस जो कि ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, यानी जब मैन्युअल कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब अगर ऑडिटर चेकिंग करता है तो उस टाइम पे तो जो मैन्युअल लोग काम कर रहे हैं वो लोग तो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और वो लोग ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर तो सब कुछ सही चल रहा है। जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और जब वो ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर रहा है कि मैन्युअल कंट्रोल सही से इम्प्लीमेंट हुए हैं, तब तो सब लोग सही से ही काम करेंगे। हाउएवर लेकिन बिकॉज इनहेरेंट कंसिस्टेंसीज जो होती हैं आईटी प्रोसेसिंग के अंदर, performing audit procedures to determine whether the automated controls has been implemented may serves as the test of the controls operating effectiveness, यानी कि इनहेरेंट कंसिस्टेंसीज होती है आईटी प्रोसेसिंग्स के अंदर, मतलब आईटी की प्रोसेसिंग्स के अंदर भी लिमिटेशंस होती है, इनहेरेंट होती है, इनहेरेंट कंसिस्टेंसी होती है। तो जब ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है उसकी प्रोसीजर, तो उसको देखना पड़ता है कि जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं ना, वो सर्व्स तो कर रहा है ना टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स जो क्या ऑपरेट कर रहा है ना इफेक्टिवनेस, यानी क्या वो जो ऑटोमेटेड कंट्रोल से क्या वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है ना, इफेक्टिवनेस है ना, उनके इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है ना। ये डिपेंड करेगा ऑडिटर के असेसमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल्स के ऊपर, सच एज ओवर प्रोग्रामिंग चेंज, यानी कोई और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडिटर कैसे उसको असेस कर रहा है, टेस्ट कैसे कर रहा है कंट्रोल्स को, और यहाँ पर क्या देखा जाता है कि कोई प्रोग्राम्स चेंज तो नहीं कर रहा है ना, दोज ओवर प्रोग्राम्स चेंज, यानी कुछ प्रोग्राम्स चेंज तो नहीं कर दिए जा रहे हैं ना ऑटोमेटेड के अंदर, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, जो डिवीजन्स है इंटरनल कंट्रोल्स का वो 5 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 5 कंपोनेंट्स कौन सा है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, ऑडिटर ऑब्टेन करता है, अंडरस्टैंड करता है कंट्रोल एनवायरनमेंट को। यहाँ पर ऑडिटर को क्या अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ता है, यानी जांचना पड़ता है क्या कि जो मैनेजमेंट है वो क्रिएट एंड मेंटेन कर रहा है ना ऐसा कल्चर ऑनेस्टी का एंड एथिकल बिहेवियर। अगर मैनेजमेंट ही ऑनेस्ट नहीं है, मैनेजमेंट ही एथिकल बिहेवियर का कल्चर क्रिएट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो दूसरे लोग जो स्टाफ है वो फॉलो ही नहीं करेगा। स्ट्रेंथन इन control environment eliminates the collectively provides an appropriate foundations for the other components of the internal control यानी कितना स्ट्रेंथेंड है, मतलब कितना मजबूत है कंट्रोल एनवायरनमेंट, जो कलेक्टिवली हमको प्रोवाइड करता है अप्रोप्रिएट फंडामेंटल्स अदर कंपोनेंट्स के साथ ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। यानी अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा तो ऑडिटर का रिलायंस ज़्यादा हो जाएगा कि कंट्रोल जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। व्हाट इंक्लूड इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट का फंक्शनिंग, यानी गवर्नेंस, दोज चार्ज विद द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं। एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस, दोज चार्ज विद द गवर्नेंस का एंड द मैनेजमेंट का। कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट किया जाता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसे सेट किया जाता है, ऐसी टोन सेट की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इन्फ्लुएंस किया जाता है कंट्रोल्स कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल, यानी ऐसी टोन्स और ऐसा एनवायरनमेंट सेट किया जाता है कंट्रोल्स का कि लोग उसको सीरियसली ले,
एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, क्या क्या एलिमेंट्स हैं? तो पहला एलिमेंट है कम्युनिकेशंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़, कम्युनिकेट करना है। दिस एसेंशियल एलिमेंट्स, ये एसेंशियल एलिमेंट्स है इन्फ्लुएंस करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ द डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स। मतलब जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जब हम लोग एनफोर्स करते हैं इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू के, मतलब हमको ऑनेस्ट रहना है, हमको एथिक्स को फॉलो करना है, ऐसा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, मतलब ऐसा कम्युनिकेट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा या दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस के द्वारा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसके अंदर इफ़ेक्टिवनेस जो होती है डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटर करने की, कंट्रोल की, वो बरकरार रहती है। कमिटमेंट टू competence, commitment to competence matters such as the management considers of the competence level for particular jobs and how those levels translate into requisite skills and the knowledge। यानी कि जो कमिट किया गया है कंपिटेंस को लेकर, यानी एक बंदे को जिस पोजीशंस पे, जिस कंपिटेंस लेवल पे उसको रिक्रूट किया गया है, जिस स्किल पे, जिस नॉलेज पे उसको रिक्रूट किया गया है, तो वो फुलफ़िल कर रहा है ना। मैनेजमेंट कंसिडर करता है ये कि जो कंपिटेंस लेवल पे पर्टिकुलर जॉब दी गई है, क्या उस स्किल को एंड नॉलेज को धराता है ना, मतलब वो स्किल और नॉलेज उसके पास है ना। उसके बाद आएगा कमिटमेंट इन कंपनी, पार्टिसिपेशंस बाय दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस। दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है इसके अंदर। कैसे वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं? उनकी इंडिपेंडेंसी फ्रॉम द मैनेजमेंट, के दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है मैनेजमेंट से। उनका एक्सपीरियंस एंड उनका स्टेचर्स, उनका एक्सपीरियंस कितना है और उनका पोजीशंस क्या है। एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट, उनका कितना एक्सटेंड है इन्वॉल्वमेंट के अंदर एंड इंफॉर्मेशंस के अंदर जो वो रिसीव कर रहे हैं। स्क्रूटिनी ऑफ द एक्टिविटीज़, और कैसे वो लोग स्क्रूटिनी कर रहे हैं एक्टिविटीज़ का। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ देयर एक्शंस, उनका क्या अप्रोप्रिएट एक्शंस है, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है डिग्री, जहाँ पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अगर रेस्ट किए जाते हैं, परस्यूट कैसे कर रहा है वो विद द मैनेजमेंट, एंड इंटरेक्ट कैसे किया जा रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ। ये पार्टिसिपेशंस होता है, ऐसे पार्टिसिपेशंस होता है किसका, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस का। मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल्स, यहाँ पर क्या देखा जाता है कि मैनेजमेंट बिजनेस रिस्क को कैसे ले रहा है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, उसका एक्शंस क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। एटीट्यूड टुवर्ड्स, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को लेकर, अकाउंटिंग फंक्शंस एंड पर्सोनल को लेकर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या एंटिटीज़ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अचीव किया जा सके ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी एंटिटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव किया जा सके। क्या उसको प्रॉपर्ली प्लान किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है, कंट्रोल किया गया है, और उसको रिव्यू भी किया जा रहा है ना। असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैसे अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन किया गया है। एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसको कैसे किया जा रहा है, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो प्रॉपर्ली लोगों को पता है ना। हायरार्की जिसको बोलते हैं, हायरार्की भी एस्टेब्लिश की गई है ना। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस जो रिलेट करती है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की क्या क्या पॉलिसीज़ रहेगी, उनको क्या कैसे, मतलब उनका इंक्रीमेंट किया जाएगा, कैसे उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ये सब ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस जो हैं ये सब प्रॉपर्ली है ना। उनका ट्रेनिंग कैसे होगा, उनको इवेल्युएट कैसे किया जाएगा, उनका ओरिएंटेशन, उनका काउंसलिंग, उनका प्रमोशन, कंपनसेशन एंड रेमिडियल एक्शंस क्या क्या लिया जाएगा अगर वो लोग गलत काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस कैसी है वो भी देखी जाएगी। एंटिटीज़ का रिस्क असेसिंग प्रोसेस, कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट। ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग कि जो एंटिटीज़ है वो प्रोसेस कैसे कर रही है। वो कैसे देखेगा, ये वो आइडेंटिफाइड करेगा बिजनेस रिस्क को जो कि रिलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से। वो एस्टिमेट करेगा सिग्निफिकेंट ऑफ द रिस्क को, वो असेस करेगा कि क्या हो सकता है, वो असेस करेगा कि क्या हो सकता है अकरेंस एंड डिसाइडिंग, और वो डिसाइड करेगा
उसके एक्शंस, यानी अगर कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में एक्शंस क्या लिए जा रहे हैं, और एड्रेस कैसे किया जा रहा है रिस्क को, एड्रेस कैसे किया जा रहा है रिस्क को। इफ़ अगर जो प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएट रहता है, अगर मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है, अगर एंटिटीज़ का ये सारा चीज़ों का प्रोसेस जो हमने ऊपर दिखा, ये सारा एकदम अप्रोप्रिएट रहता है, तो ये असिस्ट कर देता है ऑडिटर को आइडेंटिफाइड करने के लिए रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, वेदर एंटिटीज़ का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो भी ऑडिटर को पता चल जाती है इन सर्कमस्टेंसेस जो भी ऊपर दिए गए थे उनको देखकर। और ये कैसे लगाया जाता है, मैनेजमेंट इसके अंदर सारे ऑडिटर इसके अंदर सारे जजमेंट लगाता है ताकि वो फाइंड आउट कर पाए, आइडेंटिफाइड कर पाए रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, और कितना अप्रोप्रिएटली एंटिटीज़ ये सब के अंदर वर्क कर रहा है। द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एंड कम्युनिकेशंस के लिए कंपोनेंट एनवायरनमेंट के अंदर। ऑडिटर ऑब्टेन करता है, अंडरस्टैंड करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस, यानी कैसे बिजनेस प्रोसेस कर रहा है। रिलेवेंस जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए है वही, मतलब वो दूसरी चीज़ें नहीं चेक करता, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिलेवेंट है उसी को चेक किया जाता है कि उसी के अंदर कैसे बिजनेस प्रोसेस किया जा रहा है। इसके अंदर क्या हमको देखना पड़ता है कि क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो है एंटिटीज़ के ऑपरेशंस के अंदर जो सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो कैसे एंटिटीज़ परफॉर्म कर रहा है। प्रोसीजर्स जो है जहाँ पर ये ट्रांजेक्शन्स जो है वो इनिटिएट, मतलब कैसे ट्रांजेक्शन्स इनिटिएट किया जाता है, मतलब कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको इनिटिएट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, करेक्ट किया जाता है जब भी ज़रूरत पड़ती है तब। ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है उसको जनरल लेजर के अंदर, एंड रिपोर्ट कैसे किया जाता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें ऑडिटर देखता है। रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जहाँ रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी दिखता है जो सपोर्ट करेंगे इन्फॉर्मेशंस को, स्पेसिफिक अकाउंट्स को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी सपोर्टिंग एविडेंस भी दिखता है, सपोर्टेड इन्फॉर्मेशंस भी दिखता है जो कि क्या करेंगे स्पेसिफिक अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसका कैसे प्रॉपर्ली अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि यूज करेगा इनिटिएट रिकॉर्डिंग प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन्स, कि कैसे उसको इनिटिएट रिकॉर्ड एंड प्रोसेस किया गया, रिपोर्ट भी किया गया ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद है कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्ड करता है इवेंट को एंड कंडीशंस को जो सिग्निफिकेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको कैसे इवेंट कैसे उसका इवेंट को कैप्चर किया जाता है, मतलब लॉग सिस्टम जो बोलते हैं वो यहाँ पर होती है कि कब उसका एंट्री की, कब उसको मॉडिफाइड किया, ऑडिट ट्रेल जिसको बोलते हैं। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसको यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए एंटिटीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसी को यूज़ किया गया है प्रिपेयर करने के लिए एंटिटीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल्स जो सराउंड है जनरल एंट्रीज से वो भी देखा जाता है कि कौन से कंट्रोल्स लगे हैं जनरल एंट्रीज़ के अंदर, जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी सराउंडेड है जनरल एंट्रीज़ के। कम्युनिकेशंस करना पड़ता है फाइनेंशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बतानी पड़ती है लोगों को उनकी रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग बाय द ऑडिटर, ये इसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है ऑडिटर को कि कैसे मैनेजमेंट ने, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने कम्युनिकेट किया है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैसे एंटिटीज ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबकी बना के रखी है। ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग्स कि कैसे एंटिटीज़ कम्युनिकेट कर रही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर कम्युनिकेशंस होता है किसके बिटवीन में, मैनेजमेंट के बिटवीन में, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बिटवीन में। एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस किया जाता है किसके बिटवीन में, रेगुलेटर्स के बिटवीन में। एंटिटीज़ का कम्युनिकेशंस होता है, एंटिटीज़ का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है रेगुलेटरिंग अथॉरिटीज़ के बिटवीन में, मतलब आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, इनके बिटवीन में। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड, हमको कंसिडर करना पड़ता है जब हम लोग देखते हैं कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम्युनिकेट किया जा रहा है। अंडरस्टैंड करना पड़ता है रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। कम्युनिकेशंस किया जाता है एंटिटीज़ के द्वारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि अंडरस्टैंड, लोगों को अंडरस्टैंडिंग है ना कि उनकी क्या रोल्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पर्टेन करेगा इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अंडरस्टैंड करना है रिगार्डिंग रिलेशंस ऑफ द एक्टिविटीज़, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग है ना एम्प्लॉयज़ को कि कैसे वो एक्टिविटीज़ को वर्क करेंगे, कैसे वो एक्टिविटीज़ को रिलेट करेंगे वर्क ऑफ दी अदर्स, मतलब दूसरों का
दूसरों का वर्क कैसे वो रिलेट करेंगे। कोई ये ना बोल दे कि मेरे पास तो ज़्यादा वर्क है और उसके पास कम वर्क है, उनको उनके लेवल के हिसाब से वर्क दिया जाता है। इसलिए एम्प्लॉयज़ को पता चलती है कि कि कैसे उनकी एक्टिविटीज़ रिलेट कर रही है दूसरे के वर्क से। एंड मतलब एक बंदा जो है वो क्या करेगा, हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, तो वो कैसे रिपोर्ट करेगा वो भी बताना पड़ता है। मीन्स रिपोर्टिंग एक्सेप्शंस हायर लेवल विद इन द एंटिटीज़, पॉलिसीज़, मैन्युअल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैन्युअल्स। कम्युनिकेशंस किया जाता है फॉर्म्स का एज अ पॉलिसीज़, मैन्युअल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैन्युअल्स, यानी कौन से फॉर्म्स के अंदर पॉलिसीज़ जो है, कौन से फॉर्म्स के अंदर पॉलिसीज़ एंड रिपोर्टिंग करना है वो भी बताया जाता है कि इस फॉर्म्स के अंदर ही हमको रिपोर्ट करना है। वैसे पॉलिसीज़ बनाई जाती है कि मैनुअल रिपोर्ट करना है एंड कैसे रिपोर्ट करना है, या मैनुअल रिपोर्ट करना है या इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट करना है, और कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स का मैनुअल को फुलफ़िल करना है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स के हिसाब से ही रिपोर्टिंग करना है। वन कम्युनिकेशन चैनल, ओपन कम्युनिकेशन चैनल ओपन कर दिया जाता है। कम्युनिकेशन चैनल ये हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए एक्सेप्शंस जो हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं एंड एक्ट किया जाता है उसके ऊपर। मतलब जो भी एक्सेप्शंस होते हैं, अगर हम लोग ओपन कर देंगे कम्युनिकेशन, मतलब प्यून भी जाकर बात कर सकता है किससे, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस से या तो मैनेजमेंट से। तो इससे क्या होता है, ये हेल्प कर देता है एक्सेप्शंस को फाइंड आउट करने में। मतलब कुछ एक्सेप्शंस अगर हैं तो वो सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाती है और रिपोर्ट भी की जाती है। एक्सेप्शंस रिपोर्ट किए जाते हैं और उसके ऊपर एक्शंस भी लिया जाता है, एक्ट भी किया जाता है उसके ऊपर। लेस स्ट्रक्चर्स एंड ईजियर फॉर द स्मॉल एंटिटीज़। कम्युनिकेशंस जो होता है वो लेस स्ट्रक्चर्ड होता है एंड वो ईजियर होता है अचीव करने के लिए स्मॉल एंटिटीज़ के लिए देन इन द लार्ज एंटिटीज़। मतलब स्मॉल एंटिटीज़ के लिए ये इजी होता है अचीव करने के लिए कम्युनिकेशंस, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। ड्यू टू द फ्यूअर लेवल ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और कम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट भी ग्रेटर विजिबिलिटी होती है, मतलब मैनेजमेंट भी दिखता रहता है उन लोगों को जो भी वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मैनेजमेंट हर रोज़ ऑफिस में दिखता रहता है। एंड अवेबिलिटी, और मैनेजमेंट की अवेबिलिटी भी रहती है, ताकि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है वो कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल्स का। ऑडिटर ऑब्टेन करता है अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल एक्टिविटीज़ का, जो कि रिलेवेंट है ऑडिट के लिए। जब ऑडिटर कंसिडर करता है असेस करने के लिए कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना हो सकता है, तो ऑडिटर को ये रिक्वायर्ड होता है अंडरस्टैंड करना कि ऑडिटर को ये रिक्वायर्ड होता है अंडरस्टैंड करना कि सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेट कर पाएंगे सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स के अंदर। ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्या अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या वो रिलेट कर रही है सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ है वो कैसे क्लास कर रही है ट्रांजेक्शन्स को, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर को। मतलब क्या कंट्रोल एक्टिविटी ऑपरेट कर रही है ना इफेक्टिवली financial statement, and assertions which the auditor finds relevant in his रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। मतलब ऐसे असर्शन जहाँ पर ऑडिटर जब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कर रहा था तो उसको ये लग रहा था कि यहाँ पर रिस्क हो सकता है, तो उसको भी असर्शंस उसको भी ऑडिटर क्या करता है, देखता है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ आर पॉलिसीज़ एंड द प्रोसीजर्स जो हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट। कंट्रोल एक्टिविटीज़ चाहे वो विद इन आईटी हो या मैनुअल सिस्टम्स के अंदर हो, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्लाइड, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं एंड जो अप्लाइड किया जाता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल्स के अंदर एंड फंक्शनल लेवल के अंदर। मतलब ये देखा जाता है कि कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ प्रॉपरली आईटीज़ के अंदर एंड मैनुअल सिस्टम्स के अंदर है ना, ताकि उससे अचीव हो पाए ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव्स एंड जो भी उनका फंक्शन है वो भी बराबर प्रॉपरली हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे स्पेसिफिक कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो ऑथोराइजेशंस, मतलब कौन ऑथोराइज कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी, किसको क्या ड्यूटी अलोकेट की गई है, फिजिकल कंट्रोल्स कैसे हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू देखा जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग देखा जाता है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ के अंदर रिलेवेंट होता है ऑडिटर को कि वो क्या चेक करेगा, कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो सिग्निफिकेंट रिस्क है, जिसके अंदर कंट्रोल एक्टिविटीज़ जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क है, जो रिलेट करते हैं रिस्क को,
फॉर विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जिसके अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर सिर्फ लगाने से हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पर कंसिडर किया जाता है रिलेवेंट जजमेंट। ऑडिटर अपने जजमेंट भी लगाता है। रिस्क असेसमेंट जो होता है उसके अंदर ऑडिटर क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि क्या कोई कोई रिस्क आइडेंटिफाइड हुआ है। ऑडिटर अपने जजमेंट भी लगाता है सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर। ऑडिटर अपने जजमेंट लगाकर ढूंढता है रिस्क को, आइडेंटिफाइड करता है। एक्सरसाइज करना है जजमेंट, कैसे एक्सरसाइज करेगा जजमेंट? सिग्निफिकेंट रिस्क को फाइंड आउट करने के लिए ऑडिटर कंसिडर करता है नीचे दिए गए पॉइंट्स को, ताकि वो सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर से रिस्क ढूंढ पाए। वेदर क्या रिस्क जो है वो फ्रॉड के रिलेटेड में रिस्क है, क्या जो रिस्क है उससे फ्रॉड हो सकता है, ऐसा कोई रिस्क है। वेदर जो रिस्क है क्या वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, अदर डेवलपमेंट लाइक चेंजेस इन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, क्या इसके अंदर कुछ रिस्क है। एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड द स्पेसिफिक अटेंशन, जिसके लिए स्पेसिफिक अटेंशन की ज़रूरत है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स है, उसके अंदर से रिस्क ऑडिटर आइडेंटिफाइड कर सकता है। यानी इन चीज़ों के अंदर रिस्क होता है। जो डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी होती है इन द मेजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कितनी सब्जेक्टिवली मेजर्स किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी सब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो उसके अंदर भी रिस्क होता है। रिस्क स्पेशली दोज मेजर्स इन्वॉल्विंग द वाइड रेंज ऑफ द मेजर्स ऑफ द अनसर्टेनिटी, यानी कि रिस्क के अंदर जहाँ पर मेजरमेंट लगाया जाता है उसके अंदर भी क्या होता है, ज़्यादा हो सकता है चांसेस रिस्क के, अनसर्टेनिटीज़ के। यहाँ पर जो रिस्क इन्वॉल्व होता है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर विद द रिलेटेड पार्टी, यानी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन्स जो भी किए गए हैं उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑडिटर ढूंढ सकता है। वेदर जो रिस्क इन्वॉल्व है क्या वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर किया गया है एंटिटीज़ के द्वारा, मतलब यानी कि मार्केट में तो जो चीज़ 100 रुपये की बिक रही है और बाहर किसी को कितने में दे रहे हैं, हम लोग 50 रुपये में ही दे रहे हैं, तो ये क्या है, रिस्क है जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर होता है इन दी एंटिटीज़। या तो अदरवाइज अपीयर्स टू बी अनयूजुअल, जो कि अनयूजुअल है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंदर, फ्रॉड रिस्क के अंदर। आइडेंटिफाइड करना है सिग्निफिकेंट रिस्क को। सिग्निफिकेंट रिस्क रिलेट करता है सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स, यानी जो ऐसे ट्रांजेक्शन जो रूटीन के अंदर नहीं किए जाते, डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर नहीं किए जाते, उस ट्रांजेक्शन्स के अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क मिलता है। जजमेंट मैटर करता है यहाँ पर। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं अनयूजुअल्स होते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं, चाहे वो साइज से होता है, नेचर से होता है, या तो वो अकड़ होते हैं इनफ्रीक्वेंटली, उनकी साइज़ नेचर से वो अनयूजुअल हो जाते हैं। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जैसे कि क्या किया, मर्जर कर दिया, एक्विजिशन कर दिया, ये सारे ट्रांजेक्शन्स क्या है, ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर जजमेंट बहुत सारा लगाया हुआ होता है। देयरफॉर अकरेंस इनफ्रीक्वेंटली, इसलिए ये इनफ्रीक्वेंटली अकर्ड होते हैं, मतलब बार बार नहीं होते। जजमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कैसे एस्टिमेट्स को डेवलप किया गया है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। यहाँ पर सिग्निफिकेंट मेजर्स जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, दोनों के अंदर हायर लाइकलीहुड होता है अकरेंस एंड द हाई मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, यानी इन दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं रिस्क के, मिस स्टेटमेंट के, पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑडिटर असेस करता है एसर्शंस जो भी अफेक्ट किए जाते हैं बाय द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड हायर द इनहेरेंट रिस्क। दो रिस्क तो हमको दिए गए हैं, ये सिग्निफिकेंट के अंदर ही माने जाते हैं। एक तो रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से, और दूसरा अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स किया गया है रिलेटेड पार्टीज से जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस फॉर द एंटिटीज़ है, यानी कम पे दे दिया गया है, तो वो क्या है, या तो विदाउट एनी कंसिडरेशन दे दिया गया है रिलेटेड पार्टी को, ये क्या है, ये दोनों सिग्निफिकेंट रिस्क है। रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, जहाँ पर ग्रेटर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जहाँ पर ग्रेटर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पर रिस्क होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स का। ये कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो जहाँ पर ये कैसे होंगे,
यहाँ पर कौन सी मेटल्स को इन्वॉल्व किया जाता है वो सब हमको नीचे दिए गए। तो यहाँ पर ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन होता है, मतलब ज़्यादातर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर दखल अंदाजी करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा दखल अंदाजी करता है मैनेजमेंट। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन होता है, यानी मैनुअल इंटरवेंशन यानी हाथ से किया गया काम ज़्यादा होता है डेटा कलेक्शंस के अंदर एंड प्रोसेसिंग के अंदर। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होता है या तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी मर्जर कर दिया, एक्विजिशन कर दिया, तो इसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कैलकुलेशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेचर्स ऑफ द नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस, जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस के नेचर वाले जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो भी बहुत ही उसके अंदर भी बहुत ही क्या होता है, रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होता है, जहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है एंटिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफ़ेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क, यानी जहाँ पर मैनेजमेंट ही कोई डिफ़िकल्टी हो रही है कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इफ़ेक्टिव कंट्रोल्स रिस्क के ऊपर, वो वहाँ पर भी क्या होता है, ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पाया जाता है। रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ग्रेटर फॉर द सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स। रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, जहाँ पर सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है सिग्निफिकेंट मेटल्स है उसके अंदर जजमेंट लगाया जाता है, सिग्निफिकेंट मेटल्स के अंदर जजमेंट लगाया जाता है, तो वहाँ पर भी रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर रिक्वायर्ड किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डेवलप किया गया है, कैसे अराइज किया गया है मेटल्स को, उसको कैसे हम लोग देखते हैं, तो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या तो रेवेन्यू रिकॉग्निशंस में भी सब्जेक्ट टू द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, यानी लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेके, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेके, रेवेन्यू रिकॉग्निशंस को लेके, तो यहाँ पर भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो सकता है। रिक्वायर्ड जजमेंट जहाँ पर लगाए जाते हैं वो रिक्वायर्ड जजमेंट जो सब्जेक्टिव्स होते हैं या तो कॉम्प्लेक्स या तो रिक्वायर्ड अजम्पशंस जो होती है जो अफेक्ट करेगी फ्यूचर इवेंट्स को। फॉर एग्जांपल जजमेंट अबाउट द फेयर वैल्यूज़, यानी जजमेंट लगाया जाता है कि फेयर वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर भी क्या होता है, रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होता है। मॉनिटर करना है कंट्रोल्स को, ये भी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। ऑडिटर ऑब्टेन करता है अंडरस्टैंडिंग मेजर एक्टिविटीज़ का, जहाँ पर एंटिटी यूज़ कर रही है मॉनिटर करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स को ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि एंटिटीज़ कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंटरनल कंट्रोल्स जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के उसको कैसे मॉनिटर कर रही है। यहाँ पर भी क्या होता है, मॉनिटरिंग करना भी क्या होता है, एक इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट्स होता है। मॉनिटर ऑफ द कंट्रोल डिफाइंड, कैसे मॉनिटर ऑफ द कंट्रोलिंग को डिफाइन किया गया है, तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर असेस किया जाता है कि इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो कितना इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं ओवर द टाइम, मतलब टाइम पीरियड के बेसिस के ऊपर इसको देखा जाता है, मतलब 6 महीने के दौरान या एक महीने के दौरान या वीकली ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मॉनिटर किया जाता है, हेल्प किया जाता है असिस्ट करने के लिए इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स ऑन द टाइमली बेसिस। इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कि कितने कंट्रोल्स, इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कैसे असेस किया जा रहा है कि जो कंट्रोल्स है वो इफ़ेक्टिवनेस है, मतलब कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं टाइमली बेसिस के ऊपर, ये भी किया जाता है। ये नेसेसरी होता है रेमेडियल एक्शंस लेने के लिए, मतलब अगर हमको पहले ही टाइमली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो हमको पता चल जाएगी कि कहाँ पर मिस्टेक्स है और उसको तुरंत ही उसकी रेमेडियल एक्शंस ली जाएगी, जो भी नेसेसरी एक्शंस लेनी होगी वो ली जा सकती है। मैनेजमेंट एकम्प्लिश करता है थ्रू ऑन गोइंग एक्टिविटीज़, सेपरेट इवेल्यूएशन एक्सेट्रा। मैनेजमेंट क्या करता है, ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ को देखता है, सेपरेट इवेल्यूएशंस करता है। मैनेजमेंट एकम्प्लिश करता है, मॉनिटर करता है कंट्रोल्स को कैसे ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ के, ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ मतलब जब एक्टिविटीज़ चल रही है तभी मैनेजमेंट क्या करेगा, मॉनिटर करेगा कंट्रोल्स को। सेपरेट इवेल्यूएशंस भी किया जाता है इसका, या तो कॉम्बिनेशंस भी किया जा सकता है दोनों का। ये बिल्ड करके देता है नॉर्मल रिकरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटिटीज़, यानी ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ से हमको पता चलता है कि नॉर्मल रिकरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटिटीज़ कैसे बिल्ड की जा रही है, मतलब कैसे परफॉर्म की जा रही है, कैसे उसको चलाया जा रहा है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ को मतलब ऑपरेशंस को कैसे किया जा रहा है।
इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रेगुलर मैनेजमेंट एंड द सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़। रेगुलर मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर एक्टिविटीज़ को इसके अंदर देखा जाता है, मतलब मैनेजमेंट कितना रेगुलरली इनको चेक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और सुपरवाइजर एक्टिविटीज़ कैसी है वो भी देखा जाता है कि कैसे सुपरवाइज किया जा रहा है डे टू डे वर्क को। मैनेजमेंट मॉनिटर एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड किया जाता है यूज्ड ऑफ द इंफॉर्मेशंस कम्युनिकेशंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टीज़ सच एज कस्टमर्स की कंप्लेंट्स देखी जाती है, रेगुलेटर्स की कमेंटमेंट देखी जाती है कि रेगुलेटर्स के क्या कमेंट्स आ रहे हैं। इसके अंदर इंडिकेट किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, हाईलाइट एरियाज़ क्या है जिसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इन केस ऑफ द स्मॉलर एंटिटीज़ के अंदर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल्स होता है वो एकम्प्लिश किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा या तो ओनर के द्वारा। ओनर ही मैनेजर होता है, इसके अंदर क्लोज इन्वॉल्वमेंट होता है ऑपरेशंस के अंदर, मतलब ओनर का क्लोज इन्वॉल्वमेंट होता है ऑपरेशंस के अंदर, डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है कि कैसे आइडेंटिफाइड किया जा रहा है सिग्निफिकेंट वेरिएंस को, मतलब जो भी वेरिएंस आ रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस एंड इनएक्यूरेसीज इन द फाइनेंशियल डेटा, यानी वो भी देखा जाता है कि कोई इनएक्यूरेसीज तो नहीं है ना फाइनेंशियल डेटा के अंदर जो जिससे हमको रेमेडियल एक्शंस लेना पड़े, कंट्रोल लगाना पड़े उसके अंदर, वो भी देखा जाता है स्मॉलर एंटिटीज़ के अंदर, जहाँ पर ओनर ही ये सब करता है। ओनर ही क्या होता है, मैनेजर होता है, मॉनिटर करना है कंट्रोल्स को। अगर एंटिटीज़ जो है एज इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, अगर एंटिटीज़ के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शंस है तो ऑडिटर ऑब्टेन करता है अंडरस्टैंडिंग फॉलोइंग, मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शंस अगर है, मतलब इंटरनल ऑडिटर है तो अंडरस्टैंड किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। उससे क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे, तो इंटरनल ऑडिट फंक्शंस रिस्पॉन्सिबल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस की, एंड कैसे वो इंटरनल ऑडिट फंक्शंस जो हैं वो एंटिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए फिट हैं, मतलब सूटेबल हैं। एक्टिविटीज़ परफॉर्म कैसे की जा रही है, या तो परफॉर्म कैसे किया जा रहा है इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को। फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशंस इन दिस रिगार्ड, यानी यहाँ पर एडवांटेज क्या क्या मिलता है, तो इंटरनल ऑडिट फंक्शंस जो होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं ऑडिट के लिए। एंटिटीज़ के इंटरनल ऑडिट फंक्शंस जो होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं जब भी ऑडिट किया जाता है। अगर एक्टिविटीज़ जो है वो रिलेट करेगी एंटिटीज़ के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से तो ये हमको बहुत ही काम में लगेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शंस। अगर ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है यूज़ ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, यानी इंटरनल ऑडिटर का वर्क अगर ऑडिटर लेना चाहता है तो वो उसको यूज़ कर सकता है ताकि वो मॉडिफाइड कर पाए ऑडिट प्रोसीजर्स को जो भी वो परफॉर्म कर रहा है। ऑडिटर डिटरमाइन करता है इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को, यानी ऑडिटर देखता है इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को जो कि रिलेवेंट है एज़ पर दी SA 610 जो कि अप्लाइड किया जा रहा है, मतलब इंटरनल ऑडिटर ने जो भी फंक्शंस करके रखा है उसको भी ऑडिटर देखता है। साइज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटीज़, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस बहुत ही वाइडली डिपेंडेंट होते हैं साइज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटीज़ के ऊपर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर। इंटरनल ऑडिट फंक्शंस के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस की अंदर इंक्लूड किया जाता है, मतलब उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी इंटरनल ऑडिट फंक्शंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर कैसे कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स को, मतलब इंटरनल ऑडिटर क्या देखता है कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे मॉनिटर किए जा रहे हैं। रिस्क असेसमेंट, मतलब वो रिस्क देखता है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। रिव्यू करता है वो कंप्लायंस को विद द लॉज एंड द रेगुलेशंस के, जो कंप्लायंस एंड लॉ एंड रेगुलेशंस जो है, लॉ एंड रेगुलेशंस का जो कंप्लायंस है उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करता है कि हो रहा है ना वो। ऑन अदर हैंड के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल ऑडिट फंक्शंस की वो लिमिटेड होती है कि सिर्फ उसको रिव्यू ही करना है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस के। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंगली नॉट रिलेट टू द एंटिटीज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट नहीं करता, वो सिर्फ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस जो है, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं ना वही चेक करता है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज़, अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेट करती है एंटिटीज़ के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को तो एक्सटर्नल ऑडिटर कंसिडर कर सकता है उन एक्टिविटीज़ को जो भी परफॉर्म किया गया था। इसके अंदर इंक्लूड किया गया है जो भी परफॉर्म किया गया था किसके द्वारा, इंटरनल ऑडिटर के द्वारा। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि रिव्यू ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस के, कैसे इंटरनल ऑडिट फंक्शंस का रिव्यू किया गया है, ऑडिट प्लान्स कैसे बनाए गए हैं पीरियड के लिए,
मतलब इनको रिव्यू करने के लिए क्या ऑडिट प्लान्स बनाए गए थे और कितने पीरियड के अंदर वो बनाए गए थे, कितने पीरियड तक इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट फंक्शंस का रिव्यू किया है, वो सब देखा जाता है।